मेज पर खत खुला पड़ा है। सामने चाय का प्याला है। दरवाजे का पर्दा सुबह की हवा से धीरे धीरे हिल रहा है। इस ओर की खिड़की से सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों की छतें या मीनारें और रेडियो के एरियल दिखाई पड़ते हैं। किसी ऊंची इमारत की आखिरी मंजिल पर बैठी हुई चील और उसके बाद अनंत आकाश की मटमैली चादर। कभी कभी मन भर आता है, जी होता है अभी उड़कर अपने उस छोटे से शहर में पहुंच जाएं, जहां लोग उसे पहचानते हैं। गली के फर्श पर उसके जूतों की चरमराहट सुनकर बाबा सूरदास फौरन टोक देते थे, इतनी इतनी रात तक घूमते हो रवि। और वह उन्हें भुलावे में डालने के लिए दमे के मरीज शिब्बन बाबू की तरह खांसता हुआ जब आगे बढ़ता तो सूरदास कहते, ये शिब्बन की खांसी नहीं है रवि, और अपने में हंसते हुए बुदबुदाते, समझता है पहचान नहीं पाऊंगा, कल जुग की खरोचन। गली का कुत्ता मोती एक बार भौंककर दुम हिलाता हुआ पीछे लग जाता था। तभी पॉलिश किया हुआ जूता लिए मोची ने अदब से कमरे में झांका। पैसे उसके आगे फेंक कर उसने चाय का एक घूंट भरा और वीरेंद्र का खत पढ़ने लगा। वीरेंद्र ने लिखा था, प्रिय रवि, तुम बिना मिले चले गए एकाएक, इसकी तो कोई बात नहीं, पर एक बात सबसे पहले नोट करो कि अब से तुम जहां भी होगे खत में अपना पता जरूर दोगे। पिछले 3 पत्रों से तुमने जानबूझकर अपना पता नहीं दिया, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। न जाने कैसे इस बार तुम्हें दया आ गई हम पर। दोस्ती को इस तरह मत नापा करो मेरे मित्र। ये तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें भूल गया या भूल सकता हूं? मेरी बात जाने दो, पर बाकी सब दोस्त भी हर शाम तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारे बिना शाम को महफिलें सूनी हैं, हम लोग रोज मिलते भी नहीं। तुम्हारी कमी बेहद खलती है। अब उस चबूतरे पर कोई नहीं बैठता। सचमुच एक तुम्हारी वजह से सब वीरान हो गया। सरे शाम सब भीतर घुस जाते हैं, लगता है मोहल्ले में मुर्दे बसते हैं। लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ रवि? क्या तुम मेरी शादी में शामिल नहीं होना चाहते? तुम्हारे बगैर कैसा लगेगा सोच नहीं पाता। तुम ही तो एक मेरे मित्र हो जिसके साथ मेरी हर खुशी दुगनी हो जाती है और हर गम आधा रह जाता है। अगर तुम ना होते तो पिताजी की मौत पर मैं आत्महत्या कर चुका होता। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, तब मैं अपनी शादी कर रहा हूं। उनके सामने कर लेता तो आज इतना पछतावा ना होता। बात बात पर मन भारी हो आता है, आंखें भर आती हैं। तुम्ही ने तो उन्हें समझाया था कि पढ़ाई खत्म होने से पहले शादी कर देना कितनी बड़ी भूल है, और वे दिल पर पत्थर रखकर मान गए थे। लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में हर क्षण खटका लगा रहता था। सब कुछ समझते हुए भी मेरा मन रोने को करता है। क्यों ना उन्हीं के सामने ये सब्र कर लिया होता, उनकी बूढ़ी आत्मा को संतोष हो जाता। इसीलिए हर पल तुम्हारी याद आती है। तुम होते तो मुझे बड़ा सहारा मिलता, पर तुम तो ऐसे छिपकर चले गए कि आज पता मिला है, और कौन जाने इस पत्र के पहुंचते पहुंचते शायद तुम कहीं और न चले जाओ। तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं रवि, लेकिन ऐसा क्या बिगाड़ा है इस शहर ने और हम लोगों ने? शशि की ममता तक नहीं खींच पाई तुम्हें, वो पराई होकर चली गई और तुम सन्यासी की तरह निर्लिप्त बने रहे। मुझे उम्मीद थी कि उसके विवाह की खबर सुनते ही तुम पागलों की तरह आओगे और उसकी बाह पकड़कर कहोगे, ये मेरी है, मैंने इसे प्यार किया है, मैंने इसे लेकर भविष्य के सपने सजोए हैं, ये पराई नहीं हो सकती। पर तुम्हें क्या हो गया था रवि? सचमुच में समझा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, और अपने मन की आशंका से घबराकर मैं कितना रोया था। न जाने शशि ने क्या सोचा होगा। मैं उससे मिलने भी नहीं गया। ऐसी बात नहीं जो मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं। सच कहता हूं, अगर शादी से पहले तुम ना आए तो कुछ भी नहीं करूंगा। साहब शेव बनेगा? नाई कमरे के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वह उठ खड़ा हुआ, बोला, नहीं, और उसका मन न जाने कहां कहां उलझने लगा। शशि याद आते ही एक हुक सी उठती है। कब तक ये सब चलता? मन ग्लानि से भर आता है, खुद पर लज्जा आती है। एक जरा से झूठ ने उसके अस्तित्व को निकम्मा कर दिया। प्यार के सामने मुंह दिखाने लायक न रखा। वह साफ साफ कह सकता था, मैं बेकार हूं, कल मैं भूखा मर सकता हूं, सड़कों पर कुलीगिरी भी कर सकता हूं, मेरा भविष्य अरक्षित है, पर मैं शशि के बिना नहीं रह सकता। और शशि सब कुछ मनवा लेती अपने माँ बाप से। वो भूखी मरने को तैयार हो जाती, उफ तक न करती। पर न जाने क्या हुआ था उस क्षण जब अपने अदृष्ट पर पूरा विश्वास रखते हुए उसने शशि के पिताजी से कहा था, जी हाँ, वहां से नौकरी के लिए खबर आ गई है, अगले महीने ज्वाइन करना है। शशि के पिताजी ने पूछा था, कितनी पे है? यही 300, अलाउंस वगैरह अलग। गैजेटेड पोस्ट है बाबूजी, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा था। चपरासी अपरासी भी मिलेंगे तो?
शशि के पिताजी ने खुशी से फूलते हुए कहा था। लेकिन वो खुशी आगे न बढ़ पाई। कुछ दिन बाद जब नौकरी न मिलने पर वह वहां से हताश होकर लौटा था तो अपनी प्रतिभा और गरिमा को संभालते हुए, अपने अहम की रक्षा करते हुए उसने बताया था, मैंने खुद नौकरी से इनकार कर दिया। बड़ी परेशानी की जगह थी, दौरे का काम था। ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी है, अब सीधा डिप्टी कलेक्टर के कंपटीशन में बैठूंगा बाबूजी। कहते कहते स्वयं अपनी बात के खोखलेपन से वो संकुचित हो गया था। वह जानता था कि ये सब झूठ है, फरेब है, प्रवंचना है। वह शशि के पिताजी को नहीं, स्वयं खुद को धोखा दे रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि कंपटीशन के लिए उसकी उम्र निकल चुकी है और उसे कहीं ना कहीं नौकरी खोजनी है। पर यह कहने से उसे जैसे शर्म आती थी कि वो कितना बदकिस्मत और कितना निकम्मा है कि उसे इज्जत की नौकरी तक नहीं मिल सकती। उसका पौरुष यह स्वीकार नहीं कर पाया था कि उसे व्यर्थ और महत्वहीन घोषित कर दिया जाए। इतना पढ़ लिख कर और इतने ब्रिलियंट करियर के बाद वह अफसर नहीं होगा तो और कौन होगा। जब कभी वह अपने को देखता गर्व से भर उठता। एमए फर्स्ट क्लास, ये लंबा चौड़ा बदन, भरी हुई देह, खेल कूद के इतने इनाम, इतना यश, लोगों की प्रशंसा और सबसे भीतर खोलों में लिपटी वो तस्वीर। वह सफलतम व्यक्तियों में से एक है। लोगों को उस पर नाज है, उनकी जुबान पर उसकी चर्चा है। रवि कुमार बड़े ओहदे पर पहुंच गया है भाई। सब लोगों की प्रशंसा भरी नजरें उसे ताक रही हैं, अपना रही हैं। लेकिन अपनी बेकारी का एहसास दिन ब दिन बढ़ता गया था और अपनी प्रतिभा और बुद्धि पर से विश्वास केंचुली की तरह उतर गया। ऐसी कौन सी जगह थी जहां उसने कोशिश न की, अर्जी न दी, दौड़ कर न गया हो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। और उसे लगता कि ये उसके पौरुष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसे अपना व्यक्तित्व हारता और अहम खंडित होता दिखता था। सुबह सुबह वह कपड़े बदल कर निकलता और दोस्तों की मंडली में दोपहर तक जमा रहता, लौट कर सो जाता और शाम को फिर वही कार्यक्रम रहता। पर रात के बढ़ते हुए अंधेरे के साथ उसे हर रोज अपनी असमर्थता और व्यर्थता का अनुभव होता। जीवन निरर्थक होकर बहता जाता। संतोष केवल इतना था कि अभी लोगों में उसकी बेकारी या हीनता की चर्चा शुरू नहीं हुई थी और उसे लगता था कि इन सब लोगों की नजरें एक दिन एकाएक अचानक बदल जाएंगी। वो सारी प्रतिष्ठा और इज्जत धूल की तरह उड़ जाएगी और तब इन दृष्टियों में केवल हिकारत रह जाएगी। कितना बड़ा अभिशाप बन जाती है बेकारी। ये जहर है जो उसके अंग प्रत्यंग को, उसके तन और मन को धीरे धीरे घुला रहा है। वे कैसे स्वीकार करे कि वो एक असफल व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी जो महत्वहीन और निठल्ला है। शशि के पिताजी जब जब पूछते वे कोई सुनहला सपना बुन लेता। जिस जिस जगह के लिए अपने को उपयुक्त समझता वह उसकी बात बता देता। हाँ, जुलाई से बीडी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जा सकता हूँ। वे लोग चाहते हैं मैं मान जाऊँ, या लेबर ऑफिसर के लिए तो तय समझिए, बस कोई जगह होने भर की देर है। और जब जब इन कही हुई नौकरियों का वक्त निकल जाता तब तक वह एक अछूती कहानी गढ़ लेता और उसे सुनाकर समझता कि उसने सुनने वाले को सहमत बना कर लिया है। वो नहीं चाहता था कि लोग उसके भविष्य की ओर उदासीन हो जाएं। लेकिन ये हवाई नौकरियां कब तक चलती। और इस बढ़ते हुए व्यर्थता के बोझ से उबर सकने के लिए एक बार वह बाहर चला गया था। एक छोटी सी नौकरी भी कर ली थी जिससे सिर्फ खर्च चल सकता था। नौकरी छूटने से पहले उसने पेट काट कर कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा था। एक नई टाई ली थी, शू और शॉक्सकिन का पैंट खरीदा था, बंद कॉलर का अफसरी कोट बनवाया था ताकि लोग विश्वास कर सकें कि वह किसी अच्छे ओहदे और आमदनी की जगह गया हुआ है। वे उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएं, उसे सफलतम व्यक्ति मानकर आदर से नत हो जाएं, उसके रूप में आ जाएं। और सचमुच उसके पहनावे और रंग ढंग से लोगों पर अनुकूल असर पड़ा था। जब वो घूमता हुआ वकीलों वाले मोहल्ले की तरफ गया था तो अपने उसी रोब में अपनी उपयोगिता और ठाट बाट का सिक्का जमाते हुए उसने कहा था, जी हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया हूँ। पे स्केल बहुत कम है वहाँ और सारी यूनिवर्सिटी ज़्यादा देती हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलती है। कर ली है फिलहाल ये नौकरी मैंने, मन न लगा तो छोड़ दूंगा। सुनकर लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वह उसने सतर्क आंखों से परखा था और यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ देने का इरादा रखने वाली बात से जैसे उसका महत्व और भी बढ़ गया था। बड़ी शांति मिली थी उसे उन लोगों की प्रशंसा भरी दृष्टि को देखकर, जैसे इस छोटे से झूठ से उसका व्यक्तित्व सार्थक हो उठा हो। और उसकी आंखों के सामने वो चित्र नाच उठा था जिसमें डिग्री कॉलेज के लड़कों को पढ़ाने के लिए वो बगल में नोट्स दबाए शान से चला आ रहा है। उसकी चाल में दर्प है और आकृति पर विद्वता की गंभीरता। विद्यार्थी
उसके पढ़ाने को लोहा मानते हैं। वो एक सफलतम शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। अध्ययन, मनन, चिंतन से भरा सौम्य, शांत और श्रद्धास्पद जीवन। और एक दिन सामने वाले इंस्पेक्टर साहब के चपरासी ने अपने साहब की ज्यादतियों की दास्तान सुनाते हुए कहा था, बाबू साहब, अब तो आप अफसर हो गए हैं, हमें भी अपने पास लगा लीजिए, बड़ी मुसीबत में हूं सरकार। एकाएक न जाने कैसे उसके मुंह से निकल पड़ा था, हो जाएगा श्यामलाल, अब भगवान की दया से ऐसी जगह पर हूं कि 2-4 आदमियों को फायदा पहुंचा सकता हूं। तुम्हारे लिए भी इंतजाम कर दूंगा, 1-2 महीने रुको। अपनी आंखों में जिस कृतज्ञता का बोझ श्यामलाल ले गया था और जिस तरह झुककर अदब से उसने बंदगी की थी, उसने कैसी अछूती तृप्ति दी थी रवि को। और फिर मोहल्ले के नौकरी पेशा लोगों में ये बात बड़े गर्वीले ढंग से फैली थी कि रवि बाबू बड़े अफसर हो गए हैं, बड़े लायक आदमी हैं, उन्होंने अपने छोटे से शहर का नाम रोशन कर दिया। और तब एक और चित्र उसकी आंखों के सामने नाच गया था। ग्रे पैंट और सफ़ेद कमीज पहनकर वह अफसर की तरह जंचता है। पीछे चपरासी फाइलें लिए अदब से चल रहा है। दफ्तर में घुसते वक्त बाबू लोग नमस्ते कर रहे हैं और वो उससे तिरछा करके उनसे अभिवादनों का उत्तर देता अपने कमरे की ओर बढ़ता जा रहा है। सिवाय इस झूठ में जीने के लिए कोई और रास्ता भी तो नजर नहीं आता था। घर में पड़ा रहता तो लोग समझते छुट्टी पर आया है। और एक रोज बस के अड्डे पर पुराना साथी और सहपाठी सुखचंद्र मिल गया था। कहो रवि भाई, आजकल कहाँ हो? उसके पूछते ही पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो आए। 10वीं तक वे साथ पढ़े थे, तब खेल कूद में दोनों साथ रहते थे और गेम सुप्रिटेंडेंट कहा करते थे, रवि को तो मिलिट्री में जाना चाहिए। एकाएक वो अधूरा सपना रवि की आंखों के सामने उस क्षण बिजली की तरह कौंध गया था और उसने अपना सीना फुलाते हुए बड़ी शान से कह दिया, देहरादून मिलिट्री एकेडमी में हूँ दोस्त। मज़े की जिंदगी होगी यार तेरी। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला होता तो किस्मत आजमाता। उसकी ओर ताकते हुए सुखचंद्र ने हसरत से कहा था और फिर बड़े अपनेपन से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था, अपनी जिंदगी तो बिगड़ गई दोस्त, गांव में पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। एक स्कूल है, उसी में कुछ वक्त कट जाता है, 100-125 रुपये मिल जाते हैं। और तब उसे लगा कि वो अपने मित्रों से सामर्थ्यवान है। देश की सीमा पर पड़े पड़ाव में वो सैनिकों के साथ बैठा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, देश की सीमा की रक्षा, एक सार्थक जीवन। जंगलों पहाड़ों को रौंदता हुआ वह आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देगा। चलते वक्त उसने सेना के अफसर की तरह कड़ेपन से हाथ मिलाया था और चुस्त चाल से शेर की तरह मुड़कर चला आया था। साहब, खाना किस वक्त होगा? बैरे ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। उसका ध्यान भंग हुआ, उसकी त्योरियां बदल गई। सैनिक अफसर की तरह वह बिगड़ा। यू फुलिश, ये वक्त खाने का है। इतने दिन मुझे होटल में हो गए हैं और तुझे ये नहीं मालूम कि किस वक्त खाना खाता हूं? साहब, आप बोला था कहीं जाना मांगता, इस खातिर जल्दी लंच लेगा। बैरे ने अदब से याद दिलाया। अपनी भूल याद करते ही रवि नरम पड़कर बोला, नहीं नहीं, वापस आने पर खाएगा। हवा की झोंके से मेज पर पड़ा खत फड़फड़ाया और उसकी पंक्तियां फिर सामने थी। सचमुच रवि, तुम्हारा अंतर्द्वंद मैं समझता हूं। तुम्हें जितना सफल व्यक्ति होना चाहिए था उतने नहीं हो पाए तुम। इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं, कसूर है उन हालातों का जिनके हम गुलाम हैं। खत पढ़ते पढ़ते रवि का दम फूलने लगा। उसे लगा कि अभी इस कमरे में वो बेहोश हो जाएगा। ये झूठी सृष्टि एकदम लड़खड़ाकर उसके ऊपर गिर पड़ेगी और वह इसके नीचे दबकर तत्काल मर जाएगा। उठकर उसने दरवाजे का पर्दा सरका दिया। रोशनी का सैलाब कमरे में भर गया। वीरेंद्र को उत्तर देने के लिए उसने पैड उठाया तो शशि का अंतिम पत्र उसमें से झांक उठा, जिसका जवाब वो लिखना चाहता था पर लिख नहीं पाया और तब से वो पत्र पैड में ही दबा पड़ा था। शशि ने लिखा था, प्रिय रवि, कायर की तरह भागने से जिंदगी हाथ नहीं आती। इसे 10 उंगलियों से पकड़ो, नाखून गढ़ाकर पकड़ो। सचमुच ये सब सोचकर कितना दुख होता है कि तुम इतनी दूर चले गए। तुम्हारा झूठ तुम्हें भगा ले गया। ये ठीक था कि मेरे घर पर तुम शायद उतना सम्मान के भागी नहीं रह गए थे। पिताजी तुम्हें बातूनी और असफल युवक समझने लगे थे। घर में तुम्हारा सम्मान घटता गया था, लेकिन इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। फिर भी हर बार दिलासों और झूठे आश्वासनों के बाद भी जब तुम नौकरी नहीं पा सके तो हारकर मुझे चुप होना पड़ा। मैं कहती ही क्या, लेकिन मेरे 5 पत्र का उत्तर तुमने नहीं दिया। क्या समझूं इसे मैं? मुझे इसी तरह मझधार में छोड़ना था तुम्हें। हताश होकर पिताजी की बात स्वीकार कर ली मैंने। तुम्हें ये अंतिम पत्र डाल रही हूं, इस आशा के साथ कि तुम्हें यह मिलेगा, कभी तो मिलेगा। मैंने कितने सपने सजोए थे। ना सही अफसरी रवि, मेहनत मजदूरी करके पेट भर लेते हम, किताबें बेचकर पेट पाल लेते, कोई धंधा कर लेते।
इसमें कौन सा सम्मान घट जाता था, पर तुम्हारे ऊपर न जाने कौन सा भूत सवार था। इसे अपना भाग्य दोष ही कहूंगी। मैं अब तुम्हारा मौन तोड़ने कभी ना आ पाऊंगी। तुम्हारी शशि। तब पत्र पढ़कर उसे क्रोध आया था, पर आज न जाने कैसी अनुभूति हुई और लगा कि अब वह इस झूठ में और नहीं जी पाएगा। वीरेंद्र को उसने लिखा, अब आऊंगा वीरेंद्र, तुम्हारी शादी में। अपने को कब तक धोखा दे सकूंगा, किस किस को भुला दूंगा। मुझे शर्म आती है, मुझ में साहस न रह गया कि उन लोगों से आंख मिलाऊं जिनसे मैं तरह तरह की बातें कर चुका हूं। मैं सिर्फ बांस का एक ढांचा रह गया हूं, जिसे तरह तरह की नौकरियों के लिबास में अपनी कल्पना में पहनाया करता था। अब मैं सारे लिबासों को उतार कर एकदम नंगा होकर तुम लोगों के बीच आऊंगा। होटल का पैसा अभी बाकी है, 500 रुपये का इंतजाम करके भेजो। तुम्हारा रवि। बैरी को आवाज़ देकर उसने खत पकड़ाया और कहा, इसे पोस्ट कराओ और मैनेजर साहब से कहना कि सारे बिल तैयार रखें। 2-4 दिनों में मैं चला जाऊंगा, कमरा भी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ दी साहब? बैरे ने पूछा। मैं कहीं नौकर नहीं था। कहते कहते रवि को लगा कि आज इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसने वे तमाम झूठे लिबास उतार फेंके हैं और सचमुच वो नंगा हो गया है, एकदम आज़ाद। और आज़ाद आदमी के लिए हर काम, हर पेशा खुला है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी नंगा आदमी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियाँ साहित्य के पिटारे में से निकाल कर। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।